हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हो आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये स्पेशली है बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। टॉपिक का नेम है सहायक संधि। ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ है? सहायक संधि से हुआ है, लेप्स की नीति से हुआ है, पंजाब और अवध के विलय से हुआ है। तो आज जो रहेगा हमारा सहायक संधि टॉपिक रहेगा, तो ये रहेगा आपका पार्ट 1। ठीक है। और प्लेलिस्ट जो है आपकी बनी हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जो है अंग्रेजी राज्य की जो औपचारिक नींव है वो 1757 की प्लासी की लड़ाई के साथ शुरू हो गई थी। आपको ये बात पता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। और अगर आज चैनल से अगर आप आज नए जुड़े हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आज ये टॉपिक आज आप पढ़ रहे हो तो पहले की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो मेरा एज ए सजेशन मान लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप देखिए पहले की वीडियोस, तब आज की वीडियो देखना, तब ये चैप्टर आपको समझ आएगा। ठीक है। चलिए, भारत में जो है अंग्रेजी राज्य की जो नींव है 1757 में पड़ चुकी थी, हमारे भारत में रखी गई थी ना। फिर 1757 से लेकर जो 1765 तक का जो टाइम पीरियड था, इस बीच जो अंग्रेजों की स्थिति थी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ठीक है। और उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्होंने अपने पैर जमा लिए थे, क्योंकि बंगाल में ही आए थे। ठीक है। इनका नियंत्रण हर तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हो चुका था। ये बात हो रही है 1757 से लेकर 1765 की। फिर हम मूव ऑन करेंगे 1765 से लेकर 1767 तक। ठीक है। 2 साल का टाइम पीरियड है। इस बीच एक बंदा आता है, बंदे का नाम है भाई लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, जो बीबीयू, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को अपनी गतिविधियों का क्या बना लिया, केंद्र बना लिया। और इसने क्या किया, अवध और दिल्ली तक अपनी इसने पहचान बना ली। ठीक है। ये बात हो रही है 1765 से लेकर 1767 तक की। इसके बाद फिर जो है आपकी 1772 की बात आती है। अब इसको आप याद कैसे करोगे? वैसे तो नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, लेकिन टाइम नहीं था इतना, तो भी आपको बुक से करवा रही हूँ। 1757 से लेकर 1765 टाइम पीरियड है, फिर आप इसको एरो करना। फिर बात आती है 1765 से लेकर 1767 तक, इस बीच लॉर्ड क्लाइव आया था। फिर बात करेंगे हम 1772 की। फिर इसमें क्या हुआ, इस तरह जो अपनी कॉपी में लिख लेना जहां आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है। तो 1772 में क्या हुआ कि अंग्रेजों के 3 अलग अलग क्षेत्र जो थे वो भारत में थे, और तीनों को ही अलग अलग ढंग से प्रशासित किया जा रहा था। ठीक है। वो क्षेत्र कौन कौन से थे? वो थे बम्बई, ठीक है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। आप भी लिखिए साथ में, बोलिए साथ में, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। 1772 में इन तीनों को प्रशासित किया जा रहा था। फिर 1767 से लेकर, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव का जो टाइम पीरियड था वो था 1765 से 1767। 1767 से लेकर 1772 तक कंपनी की कोई खास उपलब्धि नहीं थी। ठीक है। बल्कि लंदन सहित कंपनी की काउंसिल ने यह महसूस किया कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं आपके, अलग अलग व्यक्ति से प्रशासित करवाने का अर्थ है कि आप अंग्रेजों की शक्ति को विभाजित कर रहे हो। समझ आ रहा है आपको कि अलग अलग जगह पर जो है प्रशासित किया जा रहा है, मोटिव एक है, तो इससे तो क्या होगा कि अंग्रेजों की शक्ति को विभाजित किया जा रहा है। तो इसने जो काउंसिल थी, इसने एक समस्या का समाधान निकाला। वो निकाला 1773 में। सन याद रखेंगे, 1773 में इस समस्या का समाधान निकला। इसमें क्या हुआ, जो आपका बम्बई और मद्रास है, बम्बई और मद्रास, इसके प्रांतों को बंगाल के जो है प्रांत के अधीन ला दिया। ठीक है। बंगाल के प्रांत, जो बंगाल था उसके अधीन किसको ला दिया? बम्बई और मद्रास को। समझ गए होंगे कि अलग अलग जगह प्रशासित करने से अच्छा है कि सबको एक जगह ही इकट्ठा किया जाए। फिर 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में आए हमारे वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत में कंपनी का, ध्यान से देखिए, ये कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो है बन गया है। कौन? ये बना है वारेन हेस्टिंग्स। कब बना है? 1772 में। समझ गए हैं।
फिर इसके बाद 1773 में जब समस्या का समाधान हुआ, और 1772 में 1 साल पहले ये चीज़ मतलब इनको समझ आ गई थी, क्योंकि टाइम पीरियड 1767 से लेकर 1772 तक ये इस पे विचार कर रहे थे। ठीक है, तो 1773 से लेकर 1857 की क्रांति तक कितने गवर्नर जनरल रहे हैं, ये जो आपका पॉइंट है मैं कहूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो कंपनी का सबसे पहले जो गवर्नर जनरल आया था वो आया था वारेन हेस्टिंग्स, फिर आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर आया था लॉर्ड वेलेज़ली, और इसी की जो है सहायक संधि है। फिर आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वारेन है और ये लॉर्ड है, ये चौथे नंबर पर आया है। लॉर्ड आया है आपका विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, ये जो ऐसे व्यक्ति प्रमुख रूप से भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल रहे हैं। और इन सभी जो ये गवर्नर जनरल जितने भी मैंने आपको अभी नाम बताए हैं, इन सभी ने जो है अपनी शक्ति का बहुत बहुत अच्छे तरीके से कूटनीति का सहारा लिया है। ठीक है, और कहेंगे कि ब्रिटिश राज को भारत में अगर किसी ने सुदृढ़ बनाया है तो वो बनाया है लॉर्ड वेलेज़ली ने। ठीक है, सहायक संधि अपनाई, और लॉर्ड डलहौजी ने। तो इन दो बंदों ने जो है इन नीतियों का मूल्यांकन, इनकी नीतियों का जो है मूल्यांकन करेंगे इस चैप्टर में। मेन आज जो हम करेंगे लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि। ठीक है, इसमें फिर बात हुई कि वारेन जो हेस्टिंग्स था 1785 में, ठीक है, ये त्याग पत्र देकर वहां से चला गया था। लॉर्ड वेलेज़ली का टाइम पीरियड आप बच्चों आपको याद रखना है, 1798 से लेकर 1805 तक का जो टाइम पीरियड है वो है लॉर्ड वेलेज़ली का। फिर 1785 में जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है त्याग पत्र देकर चला गया, और उसके स्थान पर कौन आ गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आ गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आ गया। उस समय भारत में जो अंग्रेजी राज्य की अवस्था संतोषजनक थी। ठीक है, और इसने क्या किया, उसने अंग्रेजी राज्य को स्थिरता देने के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण किए, और उसने अपने पिट्स इंडिया एक्ट में वर्णित उस अनुच्छेद का पूर्ण पालन किया कि कंपनी की नीति साम्राज्यवादी नहीं होगी। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा चाहता था कि जो भी नीति है कंपनी की नीति ऐसे, क्योंकि हमने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना है, जितना है उसमें हमने उतना ही खुश रहना है, और तटस्था जो है वहीं मध्यम हो जाओ, ज़्यादा अपना युद्ध नहीं करने, कुछ ऐसा नहीं करना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता था। फिर 1793 की अगर बात करेंगे, 1785 में बंदा आ गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर 1793 में आया सर जॉन शोर, इस पद पर आया। कॉर्नवालिस की नीतियों और सुधारों को इसने आगे बढ़ाया, साम्राज्यवाद के स्थान पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाया कि भाई जो हमारा राज्य है किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप नहीं होना, तुम अपना काम करो हम अपना काम करो। इस बंदे ने 5 वर्ष अपने पूरे किए, 1793 से लेकर 1798, 5 वर्ष इसने पूरे किए और यहाँ से चला गया। ये अपने स्वदेश में चला गया, कौन, सर जॉन शोर। समझ गए। फिर आया 1798 में चला गया। फिर आया लॉर्ड वेलेज़ली या मार्किवस वेलेज़ली, ये नाम इसका प्रसिद्ध है। 1798 में ये भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। जो इसके पहले के बंदे थे ना, चाहे कॉर्नवालिस था, चाहे सर जॉन शोर था, ये इसकी नीति को नहीं मान रहा था, ये साम्राज्य विस्तार की नीति को इसने महत्व दिया। किसने दिया भाई, लॉर्ड वेलेज़ली ने। यदि उसने कहा कि मैं अपने पूर्ववर्ती दोनों गवर्नर जनरल की इस नीति को अपनाऊं तो भारत को अंग्रेजों का कब्जा होता, संपूर्ण भारत पर कब्जा होता। अगर वो मेरी तरह काम करते तो संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अब तक तो कब्जा हो चुका होता। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, चलिए, वेलेज़ली के अधीन साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण। सबसे पहले उसने क्या किया, लॉर्ड वेलेज़ली ने आते ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया कि भाई क्या है। उसके बाद निकाला तंत्र, निष्कर्ष निकाला कि पिट्स इंडिया एक्ट की द्वारा जो धारा है उसके अनुरूप यदि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई तो क्या होगा। आप किसी को, हमारे राज्य में कोई अहस्तक्षेप नहीं कर रहा तो सिकुड़ता जाएगा, अंग्रेजी राज्य लगातार सिकुड़ता जाएगा। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उसने विभिन्न राज्य जो अलग और राज्य थे उनकी गतिविधियों में, उनके संबंधों में आपसी संबंध बनाए, रुचि लेनी इसने शुरू कर दी। वह हर अवस्था में भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था, बाय हुक बाय क्रुक, हर तरीके से वो भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। वो पहले गवर्नर जनरल जैसे नहीं बनना चाहता था। जब उसको लगा कि मेरे को अपने उद्देश्य को पूरा करना है तो उसने साम्राज्यवादी जो है डगर पर अपना कदम रखा। ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है।
कंपनी के प्रभाव का विस्तार करने के लिए उसने 3 प्रकार की नीति अपनाई। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कितने प्रकार की नीति अपनाई है, 3 प्रकार की इसने नीति अपनाई है, जिसमें आपकी सहायक संधि की जो नीति है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्राज्य के प्रसार के लिए उसने युद्ध भी किए और अन्य तरीके भी अपनाए, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो हम सहायक संधि को बहुत डीप पढ़ेंगे। सहायक संधि है क्या? सहायक संधि मैं बार बार बोल रही हूँ, है क्या? ये है कि सहायक संधि जो है ये 2 शब्दों से बना है। परस्पर सहायता के लिए आपस में की जाने वाली जो संधि होती है। अंग्रेज इस संधि के तहत विभिन्न रियासतों के शासकों के साथ तालमेल बढ़ानेंगे, दोनों के विकास की सोच रखेंगे और अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखते थे। इसमें दोनों का विकास का कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का होगा। ठीक है, ये सिर्फ बाहा था, दिखावटी रूप था। कोई इसमें अंग्रेज दूसरों का भला नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपना अपना काम जो है देख रहे थे। और जो भारतीय शासक किस तरह से अधिक जो है अंग्रेजों पर आश्रित होते थे, ये सिर्फ ये चीज़ थी कि जो भारतीय शासक हैं वो किस तरह अंग्रेजों पर आश्रित होंगे, ये संधि थी सहायक संधि, क्योंकि नीयत ही अच्छी नहीं थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की नीयत ही अच्छी नहीं थी। शुरू से उसकी ये थी कि भाई कि मुझे तो सबको अपने अधीन करना है, मैं अपने पहले जो गवर्नर जनरल है उनकी तरफ बनना ही नहीं है। तो नीयत ही अच्छी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि दोनों का विकास होगा? ये लाइन तो वैसे ही गलत हो जाती है। ठीक है, अब शर्तें पढ़ लेते, कौन कौन सी शर्तें हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला देशी राज्य अपनी विदेश नीति के बारे में सारे अधिकार कंपनी को दे देगा। जितने भी देशी राज्य हैं, अगर उनकी कोई नीति है जो कि विदेशी है, वो सारे अधिकार आप कंपनी को वो दे देगा। वह कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अन्य राज्य से युद्ध नहीं करेगा, संधि नहीं करेगा, मैत्री कुछ भी नहीं करेगा। तो लगा दियो बंधन। ये कौन सा विकास हो रहा है? सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी भी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रु को आश्रय, शरण या नौकरी नहीं देगा। जो अंग्रेजों का शत्रु होगा या कोई भी यूरोपीय होगा वो उसे आश्रय नहीं देगा, शरण नहीं देगा। ठीक है, ये और पाबंदी। संधि को स्वीकार करने वाले राज्य की सुरक्षा के लिए कंपनी एक सेना भी रखेगी। ठीक है, ये तो भाई अपने हित के लिए रखेगी। संधि को अगर किसी ने स्वीकार कर लिया है तो राज्य की सुरक्षा के लिए कंपनी एक सेना भी देगी, जिसका सारा खर्च कौन उठाएगा? भाई राज्य उठाएगा। अब देखो, अगर अंग्रेज जो हैं सेना दे रहे हैं तो अंग्रेजों का काम है ना कि उसका जो खर्चा है वो उठाएं। वो राज्य खर्चा क्यों उठाएगा? और इस सेना का संचालन नेतृत्व जो है अंग्रेजों द्वारा किया जाएगा। लो भाई, हो गया बेड़ा गरगोर। संधि स्वीकार करने वाले राज्य के दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट होगा। कोई मतलब इनका बंदा होगा ही नहीं। शासक उसकी सलाह के अनुसार ही शासन करेगा और उस राज्य के नियंत्रण के लेते समय कंपनी उस रेजिडेंट से सलाह जरूर लेगी। अगर आप कोई भी निर्णय ले रहे हो तो जो रेजिडेंट आया है अंग्रेजी रेजिडेंट, तो तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। सलाह का क्या है, आप अपने आप ही तो ले सकते हो, पहले भी तो आप शासन चला रहे थे, तो ये तो थोपना हो गया। इस संधियों को स्वीकार करने वाले राज्य की सुरक्षा का विश्वास कंपनी देती है। अब आपने इतना बेड़ा कर दिया है तो अब आप कैसे विश्वास दिला रहे हो कि जो है सुरक्षा करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी और शासक के बीच किसी भी तरह के मतभेद होने की स्थिति में गवर्नर जनरल से भेंट करके आप समस्या का समाधान कर सकते हो। तो ये कुछ इसमें आपको वर्णन दिया गया है कि अगर आप संधि करते हो तो ये शर्तें हैं, ये आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है सहायक संधि। ठीक है, इस प्रकार कंपनी सहायक संधि के माध्यम से देशी राजाओं पर दबाव बनाना चाहती थी, उस पर प्रत्यक्ष शासन लगाना चाहती थी, अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहती थी। ये जो वेलेस्ली इसका ये अस्त्र अचूक था, जिसके जाल में फंसते फंसते जो जितने भी शासक की बार निकलने की संभावनाएं जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अचूक था, ऐसे लगा दिया था, लेकिन जितने भी शासक थे इसमें जो है आ गए थे, इसके शिकंजे में आ गए थे। अब बात करेंगे कि इसने इम्प्लीमेंट कैसे किया, इस चीज़ को सहायक संधि का क्रियान्वयन कैसे किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले वेलेस्ली ने, अगर हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो एक प्रारूप तैयार करते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति भी होती है ना संविधान में, तो प्रारूप तैयार किया। सबसे पहले इस संधि का प्रारूप तैयार किया, अपने काउंसिल के सदस्यों के पास भेजा। ठीक है, और उन्होंने इससे कंपनी के हित की बात तो बताई, परंतु अनुमान भी लगा लिया कि भारत इसको नहीं स्वीकार करेगा। सारा आप दबाव डाले जा रहे हो, शासकों की आप जो है नींव हिला रहे हो, तो कैसे व्यक्ति मान जाएगा?
तो वेलेज़ अली ने ये आश्वासन दिया कि वह ऐसी परिस्थितियां बना देगा जिसके बाद भारतीय जितने भी शासक हैं उसको स्वीकार करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होगा। ये काउंसिल के सदस्य तो कह रहे थे जो आप कह रहे हो वो बात नहीं होगी, लेकिन इसको विश्वास था वेलेज़ अली को कि मैं ऐसी स्थिति कर दूंगा ना कि हर कोई मेरी बात मानेगा। और इसके बाद उसने विशेष दूतों के माध्यम से भारतीय शासकों से संबंध स्थापित किया। सबसे पहले उसने विशेष दूत भेजे। इनकी भाषा कैसे थी भाई? विनम्र थी, चेतावनी वाली थी। भारतीय रियासतों में हैदराबाद, अवध, तंजौर, पेशवा, भोसला, सिंधिया और भी बहुत नाम है, सूरत, इसने स्वीकार कर लिया। मराठा सरदारों को अपने पक्ष में लाने के लिए वेलेज़ अली ने कठोर नीति अपनानी पड़ी। ये जो मराठा सरदार थे वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और वेलेज़ अली की जो है कठोर नीति इनको अपनानी पड़ी। वेलेज़ अली को कठोर नीति अपनानी पड़ेगी, बाकी सभी ने इसको स्वीकार कर लिया था जितने भी मैंने आपको बताए हैं। तो कंपनी का प्रभाव क्षेत्र अचानक ही एकदम से पीक पे पहुंच चुका था और कंपनी को अधिक धन भी इसमें खर्च नहीं करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपनी नीतियां और अपना ली थी। अब इस चीज़ के गुण क्या थे वो देखते हैं। ये सोची समझी नीति थी वेलेज़ अली की, बिल्कुल है। सहायक संधि के माध्यम से देशी राजाओं के शासक बिल्कुल शक्तिहीन हो गए थे, बिल्कुल हो गए थे, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल भी अपनी सेना नहीं बची थी। कहने के लिए ही कंपनी में आपको देशी राजा से विदेशी मामले लिए गए थे, ठीक है। वास्तव में जो पूरी तरह कंपनी का नियंत्रण बिल्कुल तरीके से स्थापित हो चुका था, बिल्कुल हो गया था, दिख रहा है आपको, ठीक है। और जितनी भी यूरोपीय शक्ति उनकी स्थिति बिल्कुल कमज़ोर कर दी थी। शरण देने, नौकरी नहीं देनी, सब पे रोक लगा दी। कंपनी बिना किसी विशेष खर्च के काफ़ी बड़ी सेना रख पाई। सेना उसकी होती है जो नियंत्रण करता था, ठीक है, बल्कि काफ़ी अधिक मात्रा में धन अंग्रेजों को ये देते थे, लेते नहीं थे, देते थे। जो वेलेज़ अली की एक भूख थी ना भाई, साम्राज्य को बढ़ाना है, वो शांत कर सका। इतनी ये जो नीति इसने अपनाई है ना, मैं कहती हूँ बंदा बहुत कमाल का था, क्योंकि इसी के बाद हमारी हिस्ट्री बिल्कुल बदल गई थी। ये बंदा ना आता ना तो वहीं के वहीं सिकुड़ जाते जो अंग्रेज थे, लेकिन इसने अपनी साम्राज्यवादी जो भूख थी ना, वो इन नीतियों को अपनाकर उस चीज़ को वो शांत कर सका। और जितने भी बंदे इस संधि को स्वीकार कर रहे थे, जितने भी शासक इस चीज़ को कर रहे थे, वो इस सब अधीन भी हो गए और सैन्य शक्ति का भी इनको उपयोग नहीं करना पड़ा, ना कोई खर्च ना कुछ, और इनका सारा काम बन गया। अब इसके अवगुण क्या क्या थे? जो सहायक संधि थी वो अंग्रेजों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है लाभकारी थी, ठीक है, लेकिन इनके लिए नुकसानदायक थी। संधि को अपनाने के बाद भारत में जो कंपनी की सर्वोच्चता है स्थापित हो गई। भारतीय राज्य पूरी तरह से कंपनी पर आश्रित हो गए, बिल्कुल हो गए, शक्तिहीन हो गए, असहाय हो गए, याचक बन गए, भिखारी बन गए, आप कुछ भी कह लो। अंग्रेज भारतीय राज्य केवल विदेश नीति को ही नियंत्रित करते थे, ठीक है। उस समय संधि जब हुई थी, उसकी शर्तों के अनुसार जो अंग्रेज थे वो भारतीय राज्य की केवल विदेश नीति को ही नियंत्रित करते थे, लेकिन रेजिडेंट के कार्यों की समीक्षा करते हुए पाया कि सब कुछ आंतरिक शासन में ही करता था। वो आंतरिक शासन में भी पूरी तरह हस्तक्षेप करने लग गए थे। सहायक संधि से जितने भी स्थानीय राज्य थे उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी। अंग्रेजों का प्रभाव इस पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, धन की मांग भी बढ़ती गई। सहायक संधि के कारण अंग्रेजों ने बाह्य सुरक्षा की भी गारंटी ली थी। किस चीज़ की गारंटी? जब आप उनका जो है आर्थिक पतन कर रहे हो, सामाजिक पतन कर रहे हो, उसके बाद सुरक्षा क्या करेगी? कोई रुचि नहीं रही। भारतीय राजा अपना गौरव और राष्ट्र जो बिल्कुल खो बैठे थे, उनका जो है मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका था, ठीक है। कंपनी ने संधि के लागू होने के बाद भारत की जो है बिल्कुल कमजोरी जान ली थी, ठीक है। आपने उनको ऐसे प्रस्तुत करके दे दिया तो वो उस चीज़ का आपका तो फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप किसी को अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हो तो वो तो उस पर हथौड़ा मारेगा ही मारेगा। तो वो काम तो उस समय हो रहा था। अब बात करेंगे हम कि सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य कौन कौन से थे। सबसे पहला था हैदराबाद। निज़ाम पहले से ही, ये निज़ाम इसका शासक था। निज़ाम पहले से ही क्या था? अंग्रेजों का मित्र था, ठीक है। 1795 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक हुआ था खुर्दा का युद्ध। इसके बाद उसका विश्वास उठ गया था कि अब उसे टीपू का जो है आक्रमण का भय भी इसको सताने लग गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वेलेज़ अली ने जब 1795 में, फिर से बता रही हूँ आपको, 1795 में एक युद्ध हुआ था, खुदरा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों से इसका विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। पहले ये मित्र था लेकिन अंग्रेजों से विश्वास हो गया, उठ चुका। अब उसे टीपू के आक्रमण का भय भी सताने लगा था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, पहले वीडियो देख लेना, मैंने तभी बोला था। और वेलेज़ अली ने सर्वप्रथम किससे बातचीत की? इससे, निज़ाम से बातचीत की, ठीक है।
निज़ाम के एक मंत्री मीर आलम, नाम ध्यान रखना भाई, मीर आलम को अंग्रेजों को अपने पक्ष में कर लिया, ठीक है। और अंग्रेजों ने हर प्रकार का आश्वासन दिया कि भाई हम इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। 1798 में, सन याद रखना, 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने इस संधि को मान लिया। शर्तें क्या थी, शर्तें आपको याद रखनी है। हैदराबाद का जो आकार है, हैदराबाद को आकार देखते हुए उसकी सैन्य शक्तियाँ 6 बटालियन रखी गई। उस टाइम की जो नीति आप देख लेना भाई, आंकड़े हैं 6 बटालियन, याद कर लेना, 6 बटालियन जो है रखी गई सैन्य संख्या। अब सेना के रख रखाव के लिए आपको 24 लाख रुपए वार्षिक आपको क्या देना होगा, अंग्रेजों को देना पड़ेगा। निजाम ने फ्रांसीसी जो सैनिक थे और जितने भी अधिकारी थे उनको अपने संबंध विच्छेद उसके कर दिए थे और भविष्य में उनसे जितने भी है संबंध ना बनाने का उसको आश्वासन दिया था, ठीक है। जितने भी फ्रांसीसी सैनिक थे निज़ाम ने और जितने भी अधिकारी थे, मैं कहता हूँ कि मैं उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखूँगा, ये निज़ाम बोल रहा था। और ये कह देता कि मैं इन फ्यूचर भी उनसे कोई भी संबंध नहीं बनाऊंगा। अंग्रेजों ने मराठों के आक्रमण व टीपू के संघर्ष की अवस्था में निज़ाम की सहायता करने का भी उनको आश्वासन दिया। टीपू के साथ संघर्ष तो चल रहा था क्योंकि उससे वो डर रहा था, मराठों का भी आक्रमण हो रहा था हैदराबाद पे, तो ये कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि हम तेरी मदद करेंगे। निज़ाम ने भी किसी अन्य विदेशी शक्ति से भी संबंध ना बनाने की बात स्वीकार कर ली। मतलब इन शॉर्ट वो उन्होंने सरेंडर कर दिया 1798 में। बात करेंगे हम अवध की। अवध ने भी सहायक संधि को अपनाया, कैसे अपनाया वो देखो। निजाम के साथ संधि की गई, उसी तरह अवध में नवाब के समक्ष भी इसी तरह प्रस्ताव रखा। अवध भी हमेशा तरीके से अंग्रेजों का मित्र, और अंग्रेजों के नवाब ने अंग्रेजों को बताया, अवध के नवाब ने अंग्रेजों को बताया कि वे पहले से ही उनके प्रभाव में हैं और कोई अन्य समझौता या संधि की उसको आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा था, अवध का नवाब ये कह रहा था कि मैं तो आपके वैसे ही मैंने आपको सरेंडर कर रखा है, तो क्यों आप मेरे को कोई, मुझे किसी भी संधि की ज़रूरत नहीं है जो आप मुझ पे संधि लगाओगे। लेकिन वेलिज़ अली कमाल का बंदा था। वेलिज़ अली के दबाव डालने पर 1801 में, अब इसका सन याद रखना, वो था 1798, हैदराबाद निज़ाम। 1801 में उसने ये संधि स्वीकार कर ली। कब करी? अवध ने करी। किसने करी? अवध ने करी। कब की? 1801 में। उसने नगद क्षेत्र देने की बजाय रुहेलखंड के अतिरिक्त गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए, ठीक है। और अंग्रेजों ने सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए नवाब से इलाहाबाद का दुर्ग भी ले लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या अवध के नवाब से लिया गया अंग्रेजों ने, क्या क्या 1801 में जब सहायक संधि हुई तो अंग्रेजों को क्या क्या दिया गया अवध के नवाब के द्वारा। तो रुहेलखंड के अतिरिक्त गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र अंग्रेजों को दिए और इलाहाबाद का दुर्ग भी। समझ आ गया। नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसने अंग्रेजों से मतभेद उसके चले आ रहे थे। चौथा मैसूर युद्ध हुआ था। 4 मैसूर युद्ध हुए थे। चौथे मैसूर युद्ध में ये पराजित हो गया, मारा भी गया युद्ध में। मैसूर में एक वाडियार वंश, जब लास्ट में आपको पढ़ा रही थी मैंने बताया था वाडियार वंश का जो है नाबालिग शासन मतलब बिल्कुल छोटा सा था, 4 साल का, ठीक है। और उससे ये संधि उसने स्वीकार करवा ली थी उससे, मतलब इतने छोटे से बालक से। ये मैसूर भी टपा। फिर आया मराठा संघ। मराठा संघ के विरुद्ध भी वेलिज़ अली ने सैनिक कार्रवाई की, ठीक है। 5 समूह को कमज़ोर करके उसके साथ संधि भी की। पेशवा ने ये जो संधि है 1802 में स्वीकारी। सन याद रखना, 1802 में ये संधि स्वीकार कर ली। भोसले और सिंधिया, ये आपको आगे मैं बताऊंगी, ये अभी आएगा। मराठा में जो है 5 विभाजन है, तो जो भोसले और सिंधिया वाले थे उन्होंने 1803 में अपनाई। पेशवा ने अपनाई 1802 में। भोसले और सिंधिया ने अपनाई 1803 में। गायकवाड़ ने अपनाई 1804 में, एक साल के बाद ही है। होलकर ने अपनाई 1805 में। 1802, 1803, 1804, 1805 ध्यान रखना। वेलिज़ अली ने कर्नाटक, तंजौर, सूरत इन सभी के शासकों को धमकी दी कि तुम इस संधि को स्वीकार करो, मजबूर किया, ठीक है। सभी क्षेत्रों के शासक थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। युद्ध नीति कैसी थी? अब युद्ध नीति भी अपनाई है। आपको मैंने बताया कि साम्राज्य का विस्तार उसने कई तरीकों से किया, तो युद्ध नीति भी इसने अपनाई है। कैसे? वेलिज़ अली ने भारत आते ही अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिया। सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, नहीं बनी, संभावना नहीं रही, तो युद्धों का भी सहारा लिया। सबसे पहले उसने क्या किया? चौथा मैसूर युद्ध, पहले मैंने पढ़ा चुकी हूँ, ये आपको अच्छे से पहले की वीडियो देख लेना। ये सारी वही है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था,
ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरा मैसूर युद्ध हुआ, पहला मैसूर, दूसरा मैसूर, मंगलोर की संधि, ये सब मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, ये मैं अब नहीं करवाऊंगी। टीपू सुल्तान की संधि से दुखी अवश्य था, हार मानने के लिए तैयार नहीं था। किले, उसने अपनी राजधानी की क्या करी, किलेबंदी की। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, इन सबसे सबसे इसने विदेशों से अपने जो है संबंध स्थापित किए। ठीक है। और वेलेज़ली ने इस बारे में निर्णय लेकर एक साथ दोनों फ्रांसीसी और टीपू सुल्तान को समाप्त करने की योजना बना ली। क्योंकि ना जो था ये टीपू सुल्तान, देख लीजिए, जो टीपू सुल्तान था ये ना हार नहीं मान रहा था। ठीक है। और साथ साथ फ्रांसीसी भी इससे लड़ लेते, क्योंकि इनके साथ भी कर्नाटक युद्ध हुआ था पहले। तो ये भी शक्ति, क्योंकि जो टीपू सुल्तान की हेल्प करते थे फ्रांसीसी, तो वेलेज़ली ने सोच लिया कि भाई मैं इन दोनों को ख़त्म करूँगा, मैं इनकी जो समाप्त करने की इसको योजना बना ली। घटनाएं कैसे शुरू हुई, पहले वो वीडियो देख लेना, मैं पहले की वीडियो में अब मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैसूर युद्ध पूरा करवाया है। तो घटनाएं कैसे शुरू हुई, अब मैं ये सोच रही हूँ आपको मैसूर युद्ध सारे पता हैं। ठीक है। तो वेलेज़ली ने टीपू के साथ संपर्क बना दिया, उसके समक्ष सहायक संधि, ये है टीपू सुल्तान, इसके समक्ष रखा भाई कि भाई तू सहायक संधि स्वीकार कर ले। इस टीपू सुल्तान ने कहा मैं तो नहीं मानता, क्या कर लोगे। उसने टीपू पर आरोप लगा दिया कि वह श्रीरंगपट्टनम की संधि का पालन नहीं कर पा रहा, क्योंकि लास्ट संधि यही हुई थी, और विदेशियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रहा है। वेलेज़ली की ये चाल थी कि भाई तू जब तेरे साथ हमने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली है तो तूने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, अब कुछ ना कुछ तो करना था ना, तो ये करा। ठीक है। फिर इस चीज़ को लेकर अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर अटैक किया। कब किया, 20 फरवरी 1799 को इस पर आक्रमण किया, और जिसमें निज़ाम और मराठे भी अंग्रेजों के साथ थे। ये हैदराबाद का निज़ाम है भाई, ये इसके साथ था। और टीपू ने अंग्रेजों की संयुक्त सेना का अच्छे से मुकाबला किया और अपनी राजधानी को इसने सुरक्षित रखा। और ये क्या हुआ, 4 मई, 20 फरवरी को अटैक हुआ, 4 मई, ध्यान रखना भाई डेट उस समय भी बताई थी, 4 मई 1799 को ये वीरगति को प्राप्त हुआ। और इसके जो सेना थे, पुत्र, सब ने इस पर समर्पण कर दिया अंग्रेजों के समक्ष। और इस युद्ध के साथ ही मैसूर राज्य और जितने भी सहयोगी फ्रांसीसियों का अस्तित्व भारत से बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसके बाद जितने भी प्रदेश थे इन्होंने आपस में इन्होंने बंटवारा कर लिया था। ठीक है। मराठों ने, ये इंपॉर्टेंट है, मराठों ने इसमें अपना हिस्सा नहीं लिया था। निज़ाम और मराठे अंग्रेजों के साथ थे ना, तो मराठों ने इसमें अपना हिस्सा नहीं लिया था। और निज़ाम ने गुटी, गुरमकोज, चितलदुर्ग ये क्षेत्र लिया। नाम तीनों याद रखने हैं। अंग्रेजों ने कनारा, विनाद, कोयम्बटूर, दशपुरम, रंगपट्टम, इन सब पर इसने कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों ने मैसूर के जितने भी शेष रह गए थे छोटे से भाग पर वाडियार वंश के अल्पवयस्क राजकुमार को गद्दी पर बिठाया, और इस नए शासक को कहा कि भाई तू अब हमारी सहायक संधि स्वीकार करेगा, चाहे कैसे करे। और उसने कर ली, क्योंकि उसको इतना शासन का पता नहीं था, और इसके बाद तो पतन हो ही गया था। जब ये 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान गुजर चुका था, और उसके साथ ही आप कह सकते हो कि मद्रास की जो, कह सकते हो मैसूर की जो कहते हैं ना एक हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, और उसके बाद तो सिर्फ नाम मात्र का ही रह गया था। अब इसके मैंने उस वीडियो में आपको यही बताया था कि डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये भी हो सकता था कि जब उसने अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार दिया था, ठीक है, तो वो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना, डायरेक्ट भी तो अपना हक जमा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बंदे को बिठाया जो कि नाबालिग है। ठीक है। और उसके बाद उस पर अपना शासन किया। तो देखो कितना दिमाग लगाते थे। फिर हुआ द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, साम्राज्यवादी कदम आगे इसने बढ़ाया, अलग अलग निशाना मराठों को भी बनाया। मराठे बहुत शक्तिशाली थे उस समय। ठीक है। वेलेज़ली ने मराठों के समक्ष भी सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, सकारात्मक जवाब नहीं मिला, कार्रवाई करनी पड़ी। मराठे अब यही हैं जो मैंने आपको अभी नाम बताए थे ना, कौन कहाँ से था, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना बच्चों। मराठे पूना का जो पेशवा था, पूना का ये पेशवा था, बड़ौदा का गायकवाड़ था, ग्वालियर का सिंधिया था, इंदौर का होलकर था, नागपुर का भोसले। ये 5 भाग थे। जो मराठे थे वो 5 भागों में विभाजित थे। सबसे पहले पूना, प से पूना, पू प पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले। ये 5 भाग अपनी कॉपी में लिख लेना जहाँ तुम नोट्स बना रहे हो। ये सभी नाम मात्र के संघ में थे, जिसका सॉरी जिसका नेतृत्व पूना का क्या कर रहा था, पेशवा कर रहा था। ठीक है। कौन कर रहा था, ये जो पूना का पेशवा है ये इनका हेड था, ये इनका जो है सबका
मतलब कि क्या कर रहा, नेतृत्व कर रहा था इन सब का। ठीक है, तो वेलेज़ली ने सोचा कि मैं इस संघ को तोड़ूंगा और मराठों की जो बिल्कुल उसको कमज़ोर कर दूंगा। ये चीज़ जो वेलेज़ली की थी। इसी बीच अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। कोई इसमें निर्णय नहीं हो पाया। फिर पेशवा और वेलेज़ली आमने सामने हुए। यही पेशवा है, ये पेशवा रहा, पूना का पेशवा। पेशवा और वेलेज़ली आमने सामने आए। पूना का जो पेशवा था मराठों का क्या था, मुखिया था। जब फडणवीस की मृत्यु हुई उसके बाद सर्वप्रथम होलकर ने उसके नेतृत्व को चुनौती दी थी। ये होलकर यही है, होलकर ने इसको चुनौती दी थी। ये चुनौती भी प्रत्यक्ष नहीं थी। ग्वालियर का जो सिंधिया था, अब आपको ये 5 भाग पता लग चुके हैं, अब ये समझ आपको आ जाएगा। ग्वालियर का सिंधिया, ठीक है, और इंदौर का होलकर। ग्वालियर का सिंधिया और इंदौर का होलकर, ये जो पेशवा था, ये दोनों इसको अपने करीब मानते थे। और जो पेशवा था ना, वो सिंधिया से ज़्यादा अटैच था, वो उसके प्रभाव में था, ग्वालियर के सिंधिया में। होलकर ने पेशवा की सिंधिया की, होलकर ने क्या किया, जो पेशवा है और सिंधिया, इन दोनों की सेना को 1802 में हराकर होलकर ने क्या किया, पूना पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो पेशवा ने भागकर इस पे, अब होलकर ने इस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ये जो इंदौर का होलकर, दोबारा से समझा रही हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। इंदौर का होलकर और ग्वालियर का सिंधिया, ये दोनों इसके करीब थे। ठीक है, पूना का जो पेशवा है इसके करीब थे, लेकिन पूना का पेशवा जिससे अटैचमेंट होती है ना, इसके सिंधिया से थी। तो होलकर ने पूना का पेशवा और ग्वालियर का जो सिंधिया था, इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया 1802 में। और होलकर ने क्या किया, पूना पर कब्जा कर लिया। अब पेशवा यहाँ से भागेगा, पेशवा तो भागेगा ना, तो पेशवा भाग कर गया बेसीन में, अंग्रेजों के पास गया, उनसे शरण ली। अंग्रेज पहले इस बात को लेकर दुखी हुए थे कि सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, अब इसके अवसर हाथ में आ गया और पेशवा के समक्ष कहा कि अब भाई, अब तू हमारी संधि को स्वीकार करेगा। बेसिन भागा था ना, तो वहीं पर इनकी बेसिन की संधि हो गई और पेशवा ने सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखेंगे इसकी शर्तें क्या थी। देखो, आपस में ही सारे लड़ पड़े। ठीक है, और फिर पेशवा को बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। गया भी कहाँ गया, अंग्रेजों के पास गया। ठीक है, तो पेशवा ने संधि को स्वीकार करते हुए 6000 की सहायक सेना रखी, 26 लाख रुपए वार्षिक आका, तो भाई मैं तुम्हें रख रखाव का खर्चा दूंगा। पेशवा ने सूरत को अंग्रेजी प्रभाव क्षेत्र मान लिया और किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं बनाएगा, ये तो हर किसी से बनवाते थे ये। पेशवा के साथ मराठों के किसी भी समूह के साथ झगड़ों का फैसला जो आएगा, अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया था, क्योंकि आपस में इनके झगड़े चल रहे थे। अब झगड़े चल रहे थे तो अंग्रेजों के हाथ में आ गई ये पावर। ठीक है, पेशवा ने कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी से भी कोई संबंध नहीं रखेगा। इस तरह से अंग्रेजों ने बेसन, जो है बेसन नहीं है, बेसीन, तो बेसीन की संधि के तहत पेशवा को ही नहीं बल्कि सभी मराठों को अपने प्रभाव में ले लिया और वह मराठों का सैद्धांतिक मुखिया था। देखो किस तरह गोल मोल करके इन्होंने सहायक संधि इन मराठों से स्वीकार करवा ही ली। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद, अब ये तो गया। ठीक है, अब आएगा सिंधिया। सिंधिया, ये आप पता लगे होगा, सिंधिया और भोसले में संघर्ष शुरू हो गया। सरदार बेसिन की जब ये संधि हुई, ये जो मराठा थे सरदार बेसिन की संधि से बिल्कुल भी नाराज हो गए और इसने उन्होंने क्या कहा कि हम तेरे को अपना मुखिया नहीं मानते, पेशवा को। ठीक है, पेशवा को हम तेरे को मुखिया नहीं मानते। दूसरी ओर पेशवा ने इन सरदारों को क्या कहा, विश्वास दिलाया कि मुझे ना ये जो संधि थी ना, उसके लिए मजबूर किया गया था, वास्तव में मराठा शक्ति को संगठित करना चाहता है। वेलेज़ली ने मराठों की इस फूट का लाभ उठाया। ठीक है, मराठों की इस फूट का लाभ उठाया और मराठों के साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई करना उचित समझा। जिस समय बेसिन की संधि हुई तो जो ये सिंधिया और भोसले हैं ना, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में किसी बैठक के लिए गए हुए थे। अब देखना कहानी में कैसे ट्विस्ट आएगा। ठीक है, ये गए हुए थे जब बेसिन की संधि हो रही थी, तो सिंधिया और भोसले नर्मदा नदी के दक्षिण में किसी बैठक के लिए दोनों गए हुए थे। ठीक है, और वेलेज़ली ने उन्हें ग्वालियर व नागपुर लौटने को कहा। उन्हें खतरा था कि मराठे एक होकर निजाम पर कहीं अटैक ना कर दे, क्योंकि उनके साथ था।
तो मराठों ने इसे अपने आंतरिक मामलों में क्या समझा, हस्तक्षेप समझा। भाई तू कौन होता है हमें कहने वाला कि हम ये काम करें कि ना करें, ठीक है। क्योंकि अब तूने उसको पूना को तो अटैक, मतलब पूना पे तो, पूना का जो पेशवा था तूने उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और तूने सहायक संधि भी स्वीकार कर ली। अब हम कुछ भी करें, अब हम क्या, हम कहीं बैठक भी ना करें क्या। और उन्होंने क्या किया, अब उसको इधर वैलेजली को लगा कि भाई कि ये कुछ कुछ गुपचुप गुपचुप कर रहे हैं, और इसको ये था कि मराठे एक ना हो जाए, उन्हें जहाँ पर अटैक ना कर दे। मराठों को गुस्सा आ गया कि भाई तू हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, और वेलेजली की बात भी उन्होंने नहीं स्वीकारी। तो वेलेजली ने सर्वप्रथम पेशवा को पूना की गद्दी पर बैठाया। देखो, जिससे सहायक संधि स्वीकार करी उसी को गद्दी पर बैठाया, पूना की गद्दी पर दोबारा बिठाया। और होलकर ने पेशवा और अंग्रेजों से लड़ना उचित नहीं समझा, वो नहीं चाहता था, भाई बहुत हो रहा है, नहीं माना वो। फिर 1803 में जाकर वेलेजली ने सिंधिया और भोसले, ठीक है, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। और सितंबर 1803 में अंग्रेजी सेना ने सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। 1803 में ही युद्ध की घोषणा की, और 1803 में ही क्या करा, इनको हरा दिया, ठीक है। इनको क्या कर दिया, हरा दिया, संयुक्त सेना को इन्होंने हरा दिया। इस विजय के बाद अंग्रेजी सेना ने क्या किया, अलीगढ़, दिल्ली, आगरा, इन तीनों पर कर लिया कब्जा, और दक्षिण में भी मराठों की हार होगी। यानी सिंधिया, भोसले, होलकर, पेशवा सारे के सारे इसके गुलाम बन गए, एक तरह से गुलामी करने लग गई थी। और भोसले ने, ठीक है, जो भोसले ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया, भाई तू कर ले जो तूने करना है कर। और इनके साथ 17 दिसंबर, डेट याद रखना, 17 दिसंबर 1803 इनके साथ हुई भाई देवगांव की संधि। जबकि सिंधिया के साथ, ये संयुक्त सेना थे ना, मिल रहे थे ना दोनों, तो सिंधिया के साथ अलग संधि हुई है, ठीक है। और भोसले के साथ, जो भोसले मराठे थे उनके साथ अलग संधि हुई है, सिंधिया से जो मराठे थे उनके साथ अलग संधि हुई है। इनके साथ हुई 17 दिसंबर 1803 को, और सिंधिया के साथ हुई 30 दिसंबर, बिल्कुल लास्ट तक जाते थे 1803 को सरजी अर्जन की संधि हुई है। संधियों के नाम याद रखना और डेट भी। इन दोनों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, भाई तू भी आ जा, इनको भी स्वीकार करवा दिया। पुणे के पेशवा को तो करवा ही दिया था, लेकिन गद्दी पर बिठा दिया था, लेकिन अपने मतलब के लिए बिठाया था, ताकि भाई तुम ज़्यादा चौड़े मत हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सहायक सेना रखने के बदले में अपने राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजी रेजिडेंट का दरबार में रखना किसी अन्य यूरोपीय से संबंध ना बताने की इन संधियों में थी। वो हर चीज़ में करते थे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और अंग्रेजों को इस युद्ध के बाद गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र था, आधुनिक हरियाणा क्षेत्र था, उड़ीसा का क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र जो है इसको अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। अब बच गया था कौन, होलकर भाई साहब रह गए थे, अब इससे संघर्ष होगा। अंग्रेजों को मराठों की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देकर होलकर के कारण ही मिला था, होलकर के कारण ही मिला था, क्योंकि वो अगर वो उससे ना लड़ता पेशवा से, तो वो भाग के ना जाता और बेसिन की संधि ना होती, ठीक है। इसी ने मजबूर किया था ना, ठीक है। तो पेशवा को पूना से भागने पर मजबूर इसी ने किया था, और बीच में होलकर ने अंग्रेजों से विवाद करना भी उचित नहीं समझा, ठीक है। जब ये जो अंग्रेज, जब भोसले और सिंधिया से लड़ रहे थे, उस समय होलकर खड़े होकर तमाशा देख रहा था। और 1804 में, अब इसकी बारी थी, 1804 में वेलेजली के सहायक संधि के प्रस्ताव को भी इसने अस्वीकार कर दिया। और इसने, होलकर ने क्या किया, जाटों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, अपनी शक्ति को मजबूत किया। इसी बीच उसने एक जयपुर का शासक था, उसके विरुद्ध भी इसने सैनिक अभियान भी किया। और जयपुर का शासक जो था वो अंग्रेजों का क्या था, मित्र था। ध्यान रखना, जयपुर का शासक कौन था, अंग्रेजों का मित्र था। और अंग्रेजों ने जयपुर की शासक की सहायता के लिए होलकर के विरुद्ध जो क्या कर दी, सैनिक कार्रवाई कर दी। गया था मांगने के लिए, लेकिन ये उनके मित्र थे, तो अंग्रेजों ने जयपुर की शासक की सहायता के लिए होलकर के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर दी। कई स्थानों पर उसको पराजित भी किया, हार नहीं मानी इस बंदे ने। उसकी राजधानी पर अंग्रेजों का कब्जा भी हो गया, परंतु वह भरतपुर जाट विरासत से युद्ध संचालन करता रहा, क्योंकि जाटों के साथ उसने अपने जो है ना मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। तो भरतपुर जाट रियासत से युद्ध का संचालन करता रहा। फिर जनरल लेक ने भरतपुर जीतने की कोशिश की। एक बंदा और आ गया है भाई भरतपुर में। जनरल लेक ने भरतपुर जीतने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, जनरल लेक। इसी बीच वेलेजली की जो युद्ध नीतियां थी उससे वो सब दुखी हो गए थे भाई, कि इतना तामझाम हो रहा है, दुखी हो गए। और फिर क्या हुआ, जो कंपनी के संचालक थे ना, उन्होंने मंडल से उसको वापस बुला लिया।
कंपनी के जो अस्थायी गवर्नर जनरल जो थे जॉर्ज वालो जी, उनके साथ साथ एक संधि भी कर ली। भाई बहुत तमाशा हो गया, इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, और तुम भी समझ रहे हो कितना कुछ हो रहा है। तो 25 दिसंबर 1805 को एक और संधि हो गई। ठीक है, इस संधि द्वारा होलकर का काफी प्रदेश गया अंग्रेजों के पास, और राजधानी जो इंदौर थी उसका क्षेत्र उसको वापस दे दिया। इसके बाद होलकर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा जो है खराब हो चुकी थी, और इस तरह 1806 में जाके दूसरा आपका अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हो गया। 1805 में संधि हुई, ये दोनों समाप्त हुए। ठीक है, अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हुआ और मराठों की कमजोरी भी आपको स्पष्ट कर दिया, और वेलेज़ली की मराठा नीति का समर्थन दिया गया। और इसके बाद द्वितीय मराठा युद्ध होने के बाद एक कंपनी दस्तावेज में संपूर्ण भारत के स्वामी या शक्ति को यहाँ से कोई न, मतलब इन शॉर्ट की है जो, अब इनकी सारी बात वेलेज़ली की सारी बात मान ली गई। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक के साथ भी हुआ। ठीक है, कर्नाटक के साथ भी किस तरह हुआ वो देखते हैं। कर्नाटक का राज्य जो था 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों का मित्र बन गया था। 1792 में कर्नाटक के नवाब और कंपनी के बीच में ना एक समझौता हुआ। नवाब ने प्रतिवर्ष कंपनी को कुछ दिन, मतलब धन तो ये देंगे ही देंगे, ये चीज़ तुमने याद रखनी है। और मैसूर का जब तीसरा युद्ध हुआ, श्रीरंगपट्टनम का कुछ दस्तावेज हुए, इस बात की पुष्टि टीपू की सहायता करने का प्रयास किया गया था। मतलब उनको यूं था, जो कर्नाटक का नवाब था वो यूं देख रहा था कि एक कर्नाटक के नवाब और कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ, धन तो देना ही देना है, लेकिन इन अंग्रेजों को पता लगा कि मैसूर के तीसरे युद्ध जब होता ना श्रीरंगपट्टनम की संधि होती, कुछ दस्तावेज हमें मिले हैं, होती है कि टीपू सुल्तान की सहायता करने का इस कर्नाटक के नवाब ने कोशिश की है। तो वेलेज़ली को गुस्सा आया, उसने कर्नाटक के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, भाई तूने कैसे कर दी उसकी मदद। तो 1801 में कर्नाटक के नवाब की हो गई मृत्यु, और वेलेज़ली के नवाब पुत्र की बजाय भतीजे को उन्होंने बना दिया नवाब। ठीक है, अब उसका पुत्र नहीं आया, उस बंदे का, कर्नाटक के नवाब का, इसका पुत्र नहीं आया, भतीजे को बिठा दिया। नवाब का भतीजा था अजीमुद्दौला, इसके लिए बिल्कुल तैयार था। वेलेज़ली ने धोखे से कर्नाटक को भी अपने कब्जे में ले लिया और उसको कहा कि भाई तू अब मान। नेक्स्ट है आपका तंजौर। तंजौर के शासक की मृत्यु कब हुई? 1802 में हो गई, इसकी 1801 में हुई थी, इसकी 1802 में हुई। ठीक है, और एक उसका भाई था उत्तराधिकारी के रूप में, दो दावेदार थे, एक भाई था, एक दत्तक पुत्र था, और दत्तक पुत्र जो सरफरोश था उसको इसने नवाब बनाया, और इनसे क्या की अपनी, भाई कि तुम बात मान। सूरत की अगर बात करें तो सूरत का भी राज्य में कंपनी संरक्षण था, इसमें भी जो है नवाब की मृत्यु हो गई। कब हुई? 1799 में। हिस्सा बनाना चाहा, पेंशन का प्रस्ताव रखा, न राज्य मिला, महाभियोग की तैयारी शुरू कर दी। फरुखाबाद, उसमें भी नवाब की मृत्यु होगी। इसमें मृत्यु होती गई है, और जो है उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र था अपने कब्जे में ही लेते गए हैं। जो या तो ये कंडीशन होगी कि जो अगला नवाब बनेगा वो दत्तक पुत्र होगा, नहीं होगा तो उसकी जगह किसी और को बिठा देंगे। अगर उत्तराधिकारी होगा भी सही तो वो अल्पायु होगा। ठीक है, और उसको इतनी समझ होगी नहीं, तो कंपनी के राज्य में मिला दिया, नए नवाब को पेंशन दी, तो ये चीज़ होगी। मूल्यांकन क्या है इस चीज़ का? भाई हमने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है, तो मूल्यांकन क्या है? वेलेज़ली को कंपनी संचालकों द्वारा लास्ट में बिल्कुल 1805 में इसको वापस बुला लिया, भाई तू वापस आ जा, बहुत हो गया तेरा, ठीक है, और 42 मिनट हमें भी हो गए हैं। और कंपनी के संचालन उसके युद्ध नीति से बहुत दुखी थे, भाई तू क्या करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, बात तो सुन ले हमारी। तो कार्य और उपलब्धियों का मूल्यांकन करे तो पूरी तरह से साम्राज्यवादी प्रमाणित था। 7 वर्ष की अवधि में, देखो कितना बढ़िया काम किया उस बंदे ने, वेलेज़ली ने। 7 वर्ष की अवधि में उसने भारत की सभी शक्तियों को नियंत्रित कर दिया। अंग्रेजी राज्य को कभी भी खतरा हो सकता था, उसने मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, जो 3 क्षेत्र मैंने तुम्हें शुरू में बताए थे, उनकी प्रेसिडेंसियों को स्थल मार्ग द्वारा जोड़ दिया। और अंग्रेजों के जो समुद्र तटीय क्षेत्र उनको भी थल मार्गों से जोड़ दिया, तटियों को भी थल मार्गों से जोड़ दिया। ठीक है, और वेलेज़ली ने साम्राज्य विस्तार के लिए अधिकतर अनुचित साधनों का प्रयोग किया, ये इसने बकवास मारी है, जिसमें कूटनीति, योजनाबद्ध दबाव, युद्ध की नीति, जैसे आया बाय हुक बाय क्रुक, मुझे तो करना ही है। और कितनी लड़ाइयाँ करी है तुमने पढ़ लिया भाई 40 मिनट में। तो वेलेज़ली ने अपनी नीतियों के द्वारा दोआब से लेकर दक्षिण के समुद्री तट तक अपनी कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित की है। लेकिन हम इसकी गतिविधियों का मूल्यांकन करें तो इतिहासकार ने लिखा है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी है। एक्चुअल में रखी तो उसने है, क्लाइव ने रखी थी ना, लॉर्ड क्लाइव ने। वारेन हेस्टिंग्स जो है उस नींव को शक्तिशाली बनाया, जिसने कुछ इतना काम नहीं किया। ठीक है भाई, मैं नहीं करूँगा साम्राज्यवाद का। कॉर्नवालिस हस्तक्षेप, कॉर्नवालिस ने उसे नींव पर भवन, नींव पड़ चुकी है, भवन बना दिया, कॉर्नवालिस ने किया।
जो लॉर्ड वेलेज़ली था उसने तो उस इमारत को पूरा किया है। भाई मैं तो करके रहूँगा, साम्राज्यवादी नीति अपनाई, लायक अपने कब्जे में लेके रहूँगा। बाद में जितने भी आपके गवर्नर जनरल आए हैं उससे अंतिम शक्ल दी है, उसमें सुंदरता प्रदान की है। इस तरह हम वेलेज़ली की भारत में कंपनी की भूमिका के विस्तार में जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये टॉपिक? उम्मीद है इस मैं कहूँ 45 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, मैंने आपको जो है पॉइंट हाईलाइट करके दिए हुए हैं, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेड बटन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पार्ट 2 भी जो है जल्दी अपलोड होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं आपको जितना भी करवा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, जितना भी इतिहास करवा रही हूँ, चाहे मैं मध्यकालीन इतिहास करवा रही हूँ, प्लेलिस्ट अलग है उसकी भी, ठीक है। मध्यकालीन की भी अलग है, मतलब मेडिकल हिस्ट्री, मॉडर्न की अलग है, ठीक है। और साम्राज्य एमए वालों के लिए अलग है, जो एमए के पॉइंट है उनको भी मैं प्राचीन भारत का एमए का एमए में लिखा हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री की अलग है, ये है आपके फिफ्थ सैम की है। वर्ल्ड हिस्ट्री अलग है, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में हरियाणा जी की सीरीज चल रही है, आपकी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही है और साइकोलॉजी भी डलेगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।